बड़ी खबर पहले मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस कांड से जुड़ी, जिसमें अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। जिस एम्बुलेंस से मुख्तार रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट पहुंचा था, वो एम्बुलेंस लावारिस मिली है। रोपड़ से 15 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर एम्बुलेंस मिली है, जिसकी नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा हुआ है। संयोग ये है कि जिस दिन यूपी की बाराबंकी पुलिस एम्बुलेंस मामले की जांच के लिए रोपड़ पहुंची, उसी दिन ये एम्बुलेंस लावारिस मिली। यूपी पुलिस ने एम्बुलेंस को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सवाल लेकिन उठ रहे हैं कि आखिर मुख्तार एम्बुलेंस से मोहाली कैसे पहुंचा, ये एम्बुलेंस उस अब तक या फिर वहां तक कैसे पहुंची, और फिर एम्बुलेंस को छुपाने की कोशिश आखिर क्यों की गई। तो 3 तस्वीरें देखिए। रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट तक उसी एम्बुलेंस में पहुंचा, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से पहुंची है पुलिस जांच के लिए। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस के लिए आप देख सकते हैं यूपी पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई है, साथ में पंजाब पुलिस के अधिकारी हैं। आप देख सकते हैं बाराबंकी के डीएसपी धीरज कुमार हैं जो इस एम्बुलेंस की जांच कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस वही एम्बुलेंस है जिसमें मुख्तार अंसारी बैठकर रोपड़ की जेल से मोहाली कोर्ट में पहुंचा था। और फिलहाल इस एम्बुलेंस के बारे में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस एम्बुलेंस को डंप करने की तैयारी की जा रही थी। और यहाँ पर ये देखिए इस एम्बुलेंस की पूरी तफ्तीश की जा रही है। यूपी पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस एम्बुलेंस की एफआईआर बाराबंकी में दर्ज की गई है। 3 टीमें उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर इस एम्बुलेंस को लेकर छापेमारी कर रही हैं। और इस एम्बुलेंस के बारे में ये देखिए, सबसे पहले इसकी जो नंबर प्लेट है, इस नंबर प्लेट पे यूपी यानी कि यू को मिटाने की कोशिश की गई है। ठीक ऐसे ही अगर पीछे आप देखेंगे तो पीछे भी जो पीछे की नंबर प्लेट है उस पे भी इसी तरीके से उसको मिटाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इस एम्बुलेंस में जो ये कहा जा रहा था कि ये बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस है और 2013 से मुख्तार अंसारी इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा था। और जहां जहां भी मुख्तार अंसारी जाता था यही एम्बुलेंस उसके साथ होती थी। और पहली बार ये एम्बुलेंस पंजाब की जेल में जब आई, ये देखिए ये भी पीछे की नंबर प्लेट है, इस नंबर प्लेट पर भी ये जानबूझकर मिट्टी लगाई गई है। ठीक इसी तरीके से आगे इस पर मिट्टी लगाई गई थी। धीरज जी, आपने देखा, कुछ लग रहा है आपको, क्या मामला दर्ज है बाराबंकी में? नहीं, आप लोग सर रोपड़ पहुंचे हैं तो जांच जारी है, एम्बुलेंस मिली हमारी हालत में, सर क्या कहेंगे इस पर? अभी जांच पूरा होने के बाद ही कुछ बता पाऊंगा। तो ये यूपी पुलिस के अधिकारी हैं जो कह रहे हैं कि अभी इस पूरे मामले की जांच जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस एम्बुलेंस को लेकर मुख्तार अंसारी की मुसीबतें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, रोपड़, आज तक। बाराबंकी पुलिस ने जैसे ही छानबीन शुरू करी, तफ्तीश शुरू की, वैसे ही इस एम्बुलेंस को लेकर अलग अलग खुलासे होने लगे। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह एम्बुलेंस रोपड़ की जेल में खड़ी हुई थी, लेकिन अब आप देखिए इसके आगे के इंडिकेटर टूटे हुए हैं। इसकी नंबर प्लेट पर अगर कैमरा दिखाएं, इसकी नंबर प्लेट को तोड़ने की भी कोशिश की गई है, इसे छिपाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर ये देखिए ये सब टक्कर मारने की कोशिश की गई है। इसके ऊपर जो लाल बत्ती, नीली बत्ती लगी होती है वो तोड़ी गई है। कुल मिलाकर सबूत मिटाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि इस एम्बुलेंस को डंप करने की तैयारी की जा रही थी। और जब बाराबंकी की पुलिस की टीमें यहां पर पहुंची, पंजाब पुलिस पर लगातार आरोप लग रहे थे पंजाब सरकार पर, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अपराधी थे वो इस एम्बुलेंस को डर की वजह से लावारिस छोड़कर भाग गए। कुल मिलाकर ये एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी के केस में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई थी। फिलहाल इस एम्बुलेंस को यूपी पुलिस से पहले हमने खोज निकाला है और वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस हालत में ये एम्बुलेंस है। और इस एम्बुलेंस जो है, ये एम्बुलेंस कहीं ना कहीं आने वाले समय में मुख्तार अंसारी के लिए जी का जंजाल भी बन सकती है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, रोपड़, आज तक। तो बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार तो थम गया है, लेकिन उससे पहले ममता और योगी आदित्यनाथ ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। दरअसल तीसरे चरण की वोटिंग वाले इलाके टीएमसी के गढ़ हैं। पिछले चुनाव में 31 में से 29 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा किया था। ममता अपने इस गढ़ को बचाने में पूरी ताकत से लगी हुई हैं। वहीं बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। हरे कृष्ण हरे हरे, तृणमूल घरे घरे আমরা বলি हरे कृष्ण हरि हरि, সবার মোরা ভালো করি। बंगाल के चुनावी संग्राम में धार्मिक घोष की गूंज हर खेमे में।
जीतेगी, अवश्य जीतेगी। बीजेपी जय श्री राम का जय घोष कर रही है। ममता दीदी की चुनावी रैलियों में चंडी पाठ। मंच कोई भी हो, रैली कहीं भी हो, ममता माँ दुर्गा, माँ काली के मंत्रों का जाप करना नहीं भूल रही। भक्ति से शक्ति हासिल करने की इस होड़ में अब ममता भगवान कृष्ण को भी याद कर रही। हरे कृष्ण हरे हरे, तृणमूल घरे घरे। আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরি হরি, সবার মোরা ভালো করি। हिंदुत्व बीजेपी का आजमाया हुआ फॉर्मूला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल के हिंदू वोटरों को रिझाने में कामयाब रही बीजेपी इस बार भी वही कमाल करने की रणनीति से उतरी। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ ने हावड़ा और उलबेरिया में रोड शो किया तो आज हुगली में थे। कल राम के नाम पर टीएमसी को घेरा, आज कह गए राम ही नहीं दुर्गा पूजा में भी रोड़ा अटकाती हैं ममता। जो राम का विरोधी है, जो मां जानकी का विरोधी है, वह भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक बैरी की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए। सरस्वती पूजा में रोक लगा दी है और जो सरस्वती पूजा करते हैं तो लाठीचार्ज करवा देती है। उनको तो ये चिंता होती है कि ईद में इफ्तार की पार्टी होगी लेकिन दुर्गा पूजा नहीं होने देती है। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों की आंच से झुलसी टीएमसी सारा खेल देख रही है, लिहाजा सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव ममता ने भी चल दिया है। कमोबेश हर रैली में सीएम का चंडी पाठ बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को जवाब है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। हिंदुत्व के जोर आजमाइश के लिए 2019 के चुनावी नतीजों को समझना होगा। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 18 सीटें और ममता को 22 सीटों पर जीत मिली थी। अगर हिंदू वोटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 57% वोट गए। यही वजह है कि ममता ने अपनी रणनीति बदल ली। আমরা দুর্গা পূজা করি, মা বোনেরা কালী পূজা করি, লক্ষ্মী পূজা করি, সরস্বতী পূজা করি, জগদ্ধাত্রী পূজা করি। ওদের বলুন তোরা তো মা দুর্গাকেও গালাগালি দিস। মা দুর্গাকে পুজো করেছিল স্বয়ং রামচন্দ্র, তার নাম নিয়ে রাম নাম করিস, আর মা দুর্গাকেও তোরা গালাগালি দিস, তোদের লজ্জাও করে না, তোরা অ্যান্টি উইমেন। बीजेपी की बिछाई बिसात पर खेल के दौरान ममता इस बात को भी लेकर सतर्क हैं कि कहीं उनका हिंदू प्रेम मुसलमान वोटरों को खफा न कर दे। लिहाजा वोट और सत्ता वापसी की इस दौड़ में ममता संतुलन करती दिख रही। আমি হিন্দু ভাই বোনদেরও বলবো একদম বিজেপির কথা শুনে হিন্দু মুসলমান করবেন না। দেখুন আমি তো আমার সংখ্যালঘু ভাই বোনদেরও বলেছি, ওদের মধ্যেও একটা দুটো বদমাশ মির্জাফর আছে, আমাদের মধ্যেও আছে, আমাদের মধ্যে মির্জাফর কম আছে, আমাদের মধ্যে গদ্দার কম আছে। আজকে বিজেপি কারা সব ক্যান্ডিডেট তারকেশ্বরে কাউকে পেল না, নিয়ে এলো দিল্লি থেকে। हिंदू मुसलमान के साथ बंगाल में बाहरी और गुंडों को लेकर भी जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। ममता लगातार बीजेपी पर बाहर के गुंडों को लाने का आरोप मढ़ रही हैं। तो बंगाल पहुंचे योगी ने ममता राज की गुंडागर्दी का यूपी मॉडल से इलाज करने का ऐलान किया। ममता बोल रही हैं, गुंडे तो बाहर से आ रहे हैं। इस गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। আর বলে দিন
চাই না পচা বিজেপি চাই না গুন্ডাবাজদের চাই না দাঙ্গাবাজদের চাই না দুর্যোধনদের চাই না হারমাদদের চাই না দাঙ্গাবাজদের চাই না লুটেরাদের চাই না ডাকাতদের চাই না অত্যাচারদের চাই না বাংলা ভাগ चाई ना। यानी तीसरे चरण के चुनाव में बाहरी बनाम बंगाली और राम बनाम दुर्गा की सियासी पिच तैयार है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में चुनावों के ऐलान के साथ ही यह बात साफ हो गई थी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी। बंगाल का चुनावी समर पहले से ज्यादा धारदार होता जा रहा है। इस सियासी समर के बीच बीजेपी के हाथ एक ऐसा ऑडियो लगा है जिसने बीजेपी को टीएमसी के खिलाफ फ्रंट फुट पर ला दिया है और इस टेप में दो लोग आपस में बात कर रहे हैं जिसमें कटमनी का जिक्र है। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था? अभिषेक तक 2 साल 2.5 साल तक पहुंच जाता था हर दिन। इस टेप कांड ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया। लगभग हर रैली में बीजेपी ममता बनर्जी की सरकार पर तोलेबाजी और कटमनी के आरोप लगाती ही रही है, मगर इसी आरोपों के बीच इस चुनावी समर में इस ऑडियो की एंट्री हुई। इस ऑडियो के आते ही ऐसा लगा मानो चुनावी सियासत में बीजेपी के हाथ अलादीन का चिराग लग गया, एक ऐसा तीर जो टीएमसी को बेधने के लिए पर्याप्त था। इस ऑडियो में दो लोग बात कर रहे हैं। इस बातचीत में कटमनी का जिक्र तो है ही, साथ ही ममता और अभिषेक जैसे भारी भरकम नाम सामने आ रहे हैं। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था? अभिषेक तक 2 साल 2.5 साल 35 बिल्कुल लग रहा है, उस तक पहुंच जाता था हर मंथ। बाकी जो था वो मिले वो खाली यानी कि वहां तक डिलीवरी कम से कम 35 तक हो जाता। अशोक मिश्रा आपको उसके पास एग्जैक्ट फिगर वही देता था साहब के साथ लास्ट 3 साल से अशोक मिश्रा है 3-4 साल हो गए। बीजेपी का आरोप है कि कटमनी और उगाही का ये पैसा बंगाल में ममता के प्रचार अभियान तक पहुंच रहा है। मांग की जा रही है कि प्रशांत किशोर की भी जांच हो। उसका रुपया भी एक कोल और गाय तस्करी से पेमेंट हुआ, यह हम लोग का एलिगेशन है। इसको भी जांच होना चाहिए। जो एक एजेंसी जो पूरा के पूरा 1.5 साल से टीएमसी का पूरा कैंपेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका रुपया भी इस तरीके से गया। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो टेप में कोयला तस्करी के आरोपी अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया और एक सरकारी अफसर के बीच बातचीत हो रही है। बीजेपी का दावा है कि ये टेप कांड ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जेल पहुंचाने वाला है। ममता दीदी की भाईपो अभिषेक बनर्जी बंगाल की हितों को अनदेखा कर रही है। वो बंगाल की युवाओं की अधिकार को छीन के उनकी अधिकार के पैसे को तोलाबाजी करके अपनी जेब में भर रही है। जेल जाना तय है। बड़ी खबर सबसे पहले जो हमारे और आपसे जुड़ी और ये है कोरोना, क्योंकि रफ्तार बेकाबू होती जा रही है और डराने भी लगे हैं आंकड़े। पहली बार 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना काल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं और महाराष्ट्र में एक दिन में 57,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। इनमें सिर्फ अगर मुंबई की बात कर ली जाए तो रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा केस। तो महाराष्ट्र के कोरोना के बढ़ते मामले डरा रहे हैं और इसी को देखते हुए जब सरकार ने अब मिनी लॉकडाउन का फैसला किया है। अब वीकेंड पर महाराष्ट्र में संपूर्ण बंदी रहेगी, जबकि बाकी दिन में नाइट कर्फ्यू के साथ दिन के वक्त धारा 144 रहेगी। बाजार बंद, जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी, थिएटर बंद, क्लब बंद, पार्क में कोई नहीं जा सकेगा। तो देश में कोरोना के नए मामले 1 लाख पार। ये लगातार बढ़ते आंकड़े डरा भी रहे। देखिए महाराष्ट्र सबसे ऊपर 57,000 से ज्यादा, फिर कर्नाटक का नंबर आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली चौथे नंबर पर है, पंजाब 5वें नंबर पर, गुजरात और फिर राजस्थान। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे का आंकड़ा अगर देखें तो 1 लाख केस देश में, तो वापस से ये आंकड़ा डराने लगा है। और इसीलिए खास तौर पर क्योंकि महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में और इस 1 लाख में से
57,000 के करीब महाराष्ट्र में सामने आ रही। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने अब फैसला लिया है कि अब सख्ती बरती जाएगी। बार बार चेतावनियां देने के बाद अब उद्धव सरकार का फैसला कि सख्ती होगी। पुणे में खासतौर पर जहां पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मुंबई का हाल भी बिल्कुल वैसा है। तो ये हाल, ये तस्वीरें हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली का हाल भी इससे कम नहीं है। सुशांत मेरे साथ मौजूद है। सुशांत, सख्ती और बढ़ते आंकड़े, ये क्या लोगों में किसी तरह का खौफ या डर पैदा कर रहे हैं? लोगों को समझ आ रहा है कि मास्क कितना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है या नहीं बनानी? देखिए, जाहिर सी बात है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 1 लाख का आंकड़ा जो है वो पार कर गया है। एक दिन में 1 लाख के मामले। इससे पहले 16 सितंबर 2020 को 97,000 मामले एक दिन में आए थे। अब 1 लाख मामले एक दिन के अंदर आ रहे हैं। दिल्ली की अगर स्थिति की बात करें तो 4,000 केसेस जो है वो कल के अंदर आए हैं। 21 लोगों की मौत हुई है। लेकिन लोगों में जो डर होना चाहिए, मास्क की सावधानी होनी चाहिए। सीपी के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी अगर कल रात की स्थिति अगर हम समझे तो यहाँ पर लोग बिगर मास्क के जो है वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में किसी तरीके का डर नहीं है प्रशासन का और कोरोना को लेकर के खास तौर पर, क्योंकि कोरोना के जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सेकंड वेव जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और ऐसे में अगर इसी तरीके की स्थिति रही और लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो जो हालात पिछले साल दिवाली के दौरान नजर आ रहे थे, दिल्ली के अंदर कई सारे मामले 6,000 7,000 मामले पर डे के आसपास आ रहे थे, वो आंकड़े भी जो है वो इस महीने आ सकते हैं। यानी आंकड़ा जो है वो 1 लाख के पार भी जा सकता है पर डे ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि मुंबई की अगर बात करें 57,000 मामले एक दिन के अंदर आ रहे हैं। ये स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है और लोगों में डर होने की जरूरत है। बिल्कुल, और ये आंकड़ा इसलिए भी ज्यादा डराता है क्योंकि देखिए, अगर जैसे सुशांत भी बता रहे थे, अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करें जब लगातार मामले बढ़ रहे थे तब वैक्सीनेशन नहीं था, लेकिन अब लगातार लोगों को कोरोना का इंजेक्शन भी लग रहा है। बावजूद इसके इस तरह के मामले, लापरवाही सबसे बड़ी वजह देखी जा रही। तो महाराष्ट्र का जिक्र करेंगे जिसमें कोरोना का विस्फोट हुआ है और 24 घंटे की अगर बात करें तो 57,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 22 लोगों ने 24 घंटे के अंदर अंदर कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर हो, हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और बिगड़ते हालातों पर काबू पाने के लिए अब राज्य सरकार ने सख्ती की है। जिसका डर था वही हुआ। महाराष्ट्र एक बार फिर कोरोना महामारी की भयानक चपेट में है। जिस तेजी से कोरोना महामारी ने दोबारा महाराष्ट्र में पांव पसारा है, वो दिलों में दहशत भरने वाला है। सबसे पहले आंकड़े देखिए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 57,074 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 222 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के 3 बड़े शहरों की भी स्थिति देख लीजिए। नागपुर में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। 62 लोगों ने दम तोड़ दिया है। पुणे में 24 घंटे में 6,225 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 52 लोगों ने दम तोड़ दिया है। मुंबई में 24 घंटे में 11,163 नए पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 25 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इन आंकड़ों ने महाराष्ट्र की सरकार को हिलाकर रख दिया है। उद्धव ठाकरे ने कोरोना को लेकर बैठक की और बैठक के बाद जब वो सामने आए तो महाराष्ट्र के लिए कोरोना से लड़ने के नए नियम 7 थे। महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि आज रात 8 बजे से महाराष्ट्र में नई पाबंदियां लागू रहेंगी। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिन में धारा 144 लागू रहेगी। रात 8 बजे से पार्क, बीच, सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। राशन, दवा, सब्जी छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। 30 अप्रैल तक सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। ऑटो में सिर्फ 3 लोगों को इजाजत रहेगी। बस, ट्रेन में खड़े होकर यात्रा नहीं होगी। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% स्टाफ होगा। सैलून, थिएटर, क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में लोगों को जाने की मनाही। होटल, रेस्टोरेंट में जाकर खाने की मनाही। कोरोनाच्या संसर्गाला लॉकडाऊन हा पर्याय नाही। आम्ही लॉकडाऊनला जोरदार विरोध करू। लॉकडाऊन लावायचं असेल तर आधी रोजगाराचे पैसे 5,000 रुपये का काय ते थेट खात्यात जमा करा। एका उद्योगपतीने सांगितले की लॉकडाऊन लावण्याच्या ऐवजी आरोग्य सुविधा वाढवा। की हे जे काही आपल्याला सल्ले देत आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो हात जोडून
रोज मला किमान 50 डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी यांचा महाराष्ट्रभर पुरवठा होईल अशी काहीतरी सोय करा। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने इस महामारी से लड़ने के लिए विपक्ष से भी मदद मांगी है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है, जिसके जवाब में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो कोविड से लड़ने के लिए हर संभव मदद देने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता भी सरकार को इसमें सहकार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने अपील की है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के ड्राइव में वो मदद करें। मेरा मानना बहुत साफ है, जब मुख्यमंत्री हमको फोन करके अपील करते हैं कि आपने हमको मदद करनी चाहिए और हम राजनीति से ऊपर उठकर मदद करते हैं, तो अपने फेलियर्स के लिए हर समय राजनीति करना और केंद्र सरकार की तरफ उंगली निर्देश करना, ये भी इस महा आघाड़ी के नेताओं ने बंद करना चाहिए। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति कितनी भयानक हो रही है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पुणे में होटल एसोसिएशन ने कहा है कि करीब 50% प्रवासी मजदूर होटल बंद होने के चलते वापस अपने घर लौटने की सोच रहे हैं। पिछले बरस यही वो महीना था जब कोविड ने लोगों की जिंदगी तहस नहस कर दी थी। एक बार फिर संकट बड़ा है। जरूरी यही होगा कि नियमों की अनदेखी ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। मुंबई से साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। और अब बात बंगाल चुनावों की कर लेते हैं, क्योंकि कल तीसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन इस मतदान से पहले सियासी तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तीसरे फेज से पहले एक और मुद्दा तेजी से उछल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदी ओ दीदी वाले बयान को टीएमसी ने बंगाल की महिला सम्मान से जोड़ दिया। अब सवाल उठाए जा रहे हैं, रैलियों में प्रधानमंत्री का दीदी कहकर तंज करना अपमानजनक है। अरे दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज, तंज के साथ दीदी बोलने की शैली। दीदी, ओ दीदी। बंगाल की चुनावी रैलियों में पीएम के ममता पर व्यंग के इस अंदाज में दीदी बोलना समर्थकों को बहुत भाता है। बार बार, हर बार, लगभग हर रैली में पीएम ममता बनर्जी को ऐसे ही पुकारते हैं। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। दीदी बोलते ही भीड़ भी मानो उछल पड़ती है। कांथी की रैली में पीएम ने खुद ही बता दिया था कि वो बार बार दीदी कहकर ममता को क्यों पुकारते हैं। मैं दीदी चाचे आशोल परिवर्तन अच्छे। ओ दीदी, जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है। लोकेरा अपना के दौरजा देखा बे। दीदी, ओ दीदी। अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। ये तस्वीर दीदी आप सुनती भी नहीं हो। अगर देख सकती हो तो देख लो। टीएमसीआर का खेला शेष हो गए। 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के दीदी बोलने का ये स्टाइल टीएमसी को बिल्कुल रास नहीं आया। पार्टी के नेता भड़क गए। कोलकाता में महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री की शैली की नकल उतारी और समझाया कि आखिर क्यों पीएम की ये शैली गलत है। আমার পাশে শশীদি বসে আছেন, আমি ওনাকে বলছি বা কোথাও গিয়ে বললাম, শশীদি আপনি কেন এটা করেননি? ঠিক আছে, এবার যদি আমি বলি শশীদি, ও শশীদি আপনি কেন এটা করেননি? আপনার তো এটা করা উচিত হয়নি। ও শশীদি, আপনারা বলুন ডিফারেন্স আছে কিনা? टीएमसी ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री महिला मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, प्रदेश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री के लिए जिस टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी उम्मीद प्रधानमंत्री से हरगिज नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री, जिसको सब बहुत स्नेह से दीदी बोलते हैं, उस दीदी शब्द को किस तरीके से जो है हम लोग बंगाली में बोलते हैं टोन मारना या टिटकरी मारना या कमेंट देना जिसको कहते हैं, और कहते हैं, दोबारा मुझे कहने में भी शर्म होती है, जिस तरीके से, जिस अंदाज में दीदी, ओ दीदी, जिस तरीके से दीदी आप कहाँ हैं, दीदी आप सुन रहे हैं ना, ओ दीदी, इस शब्द को इस तरीके से प्रयोग करके दीदी का अपमान करना पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान है, देश के महिलाओं का अपमान है। दीदी वो शब्द है जो बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की पहचान है। बंगाल में ममता दीदी के नाम से ही पुकारी जाती है, लेकिन जब पीएम मोदी उसी शब्द और सम्मान को व्यंग्य वाक्य में लपेटकर ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओ दीदी, तो टीएमसी को ये अपमान लगता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे सड़क छाप भाषा कहा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, पीएम का ये टोन ममता के साथ बंगाल की महिलाओं का अपमान है। तो बीजेपी ने पलटवार किया, कहा टीएमसी अपना आपा खो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी इज्जत के साथ बहन को आदर सूचक ढंग से ही कहा है, लेकिन टीएमसी अपना आपा खो बैठी है। टीएमसी हैज लॉस्ट द मेंटल बैलेंस, और वह अपना आपा खोने के साथ साथ क्या इशू उठाना, क्या नहीं उठाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, इसमें विवेक बहुत कम रह गया है। टीएमसी ने बंगाल अस्मिता को सबसे बड़ा चुनावी हथियार बना लिया है। दावा है कि बंगाल की संस्कृति को बीजेपी के नेता नहीं जानते, ना ही समझते हैं। बीजेपी बंगाल के बाहर के लोगों की पार्टी है। टीएमसी प्रधानमंत्री के दीदी बोलने के व्यंग को बंगाल की महिलाओं से जोड़कर इसी बंगाल अस्मिता के जरिए घेराबंदी कर रही है। ममता अपनी हर रैली में यही समझा रही हैं, बंगाल को बंगाली चलाएंगे, वही संभालेंगे जो बंगाल की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। আমার বঙ্গভূমি, আমার রাজ্যভূমি, আমার বাংলা ভূমি, সেই বাংলাকে গুজরাটিরা দখল করতে চায়, সেই বাংলাকে বিহারের গুন্ডাদের দিয়ে দখল করতে চায় বিজেপি, উত্তরপ্রদেশের বহিরাগত গুন্ডাদের দিয়ে দখল করতে চায়। আমরা গুজরাটকে বাংলা চালাতে দেব না, বাংলা বাংলায় থাকবে, বাংলা বাংলায় থাকবে, বাংলা বাংলায় থাকবে। अलग बात है कि उन्होंने मेरे नाम के साथ बड़े अलंकार जोड़े हैं, और उस अलंकार के साथ भी मैं उनके प्रति आदर ही रखता हूं, क्योंकि बंगाल की संस्कृति तो हम जीते हैं, वो नहीं जीती है, क्योंकि ये बंगाल की संस्कृति नहीं है जैसे उन्होंने जिस तरीके की वो राजनीति कर रही हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अब कई बार लोग मैच हारने लगते हैं तो कोई ताली पीट देता है, तो उससे लड़ने लग जाते हैं कि ताली क्यों पीट रहे हो। तो ये ऐसा ही कुछ है। बीजेपी की बढ़ती ताकत से बेचैन ममता ने घरेलू और बाहरी का ऐसा दांव चल दिया है जिसकी काट बेहद मुश्किल है। अपनी पहचान, संस्कृति और अस्मिता को लेकर पश्चिम बंगाल के लोग बेहद सजग और संवेदनशील हैं। वहीं बीजेपी बार बार बंगाल की जनता को ये याद दिला रही है कि उनकी पार्टी की स्थापना एक बंगाली यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। वैसे ये अपमान बनाम सम्मान की लड़ाई तीसरे चरण से किसे फायदा पहुंचाएगी और किसके हाथ हताशा लगेगी, ये तो 2 मई को ही पता चल पाएगा। सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।